नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुराग झंवर आप सभी का पुनः इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियोस में हमने मौद्रिक नीति क्या होती है, मौद्रिक नीति के टूल्स जिनको हमने टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल या साख नियंत्रण की तकनीकों जो चैप्टर था, टॉपिक था, उसके अंतर्गत हमने देखा था। आज का जो ये वीडियो है वो है राजकोषीय नीति के बारे में। तो बच्चों, दो तरह की नीतियाँ होती हैं, एक मौद्रिक नीति और एक राजकोषीय नीति। दोनों के उद्देश्य लगभग समान होते हैं, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये है कि जो मौद्रिक नीति है उसको आरबीआई बनाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जाती है, जबकि जो फिस्कल पॉलिसी या जो राजकोषीय नीति है इसको सरकार बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है, केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय बनाता है। और ये नीति आपको प्रतिवर्ष जो हमारा आम बजट है, जो 2-3 दिन के बाद में आने वाला, आपके 1 फरवरी को जो बजट आने वाला है, उसमें आपको जो केंद्र सरकार की राजकोषीय नीति है उसकी रूपरेखा देखने को मिलेगी। तो हम डिस्कस करते हैं आज कि राजकोषीय नीति किसे कहते हैं। राजकोषीय नीति में करारोपण मतलब टैक्सेशन, जो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में शामिल हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में तो आजकल हम जीएसटी का नाम सुनते हैं, जबकि डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आपका प्रमुख कर है। तो राजकोषीय नीति में करारोपण, सार्वजनिक व्यय, जो गवर्नमेंट डिफरेंट जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उन पे किस प्रकार से एक्सपेंडिचर करती है उनके बारे में। सार्वजनिक ऋण, जब आय व व्यय में अंतर हो, व्यय अधिक हो, आय कम हो, तो उनसे संबंधित जो गैप है तो वो हम लोन लेके जो पूरा करते हैं, उस बजट को संतुलित करते हैं, तो सार्वजनिक ऋण। और बजट से संबंधित जो भी बातें हैं, कितना किस पे खर्च होगा, कहाँ से राशि आएगी, किस प्रकार से बजटरी मैनेजमेंट होगा, ये सारी चीज़ें हम जिनमें सम्मिलित होती हैं, जिस नीति में सम्मिलित होती हैं, उस नीति को हम राजकोषीय नीति कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रोफेसर J.L. हैंसन ने किस प्रकार से अपने शब्दों में राजकोषीय नीति को परिभाषित किया है। तो J.L. हैंसन के अनुसार राजकोषीय नीति से तात्पर्य बजट के माध्यम से करारोपण की मौद्रिक नीति के सहायकता के रूप में प्रयुक्त करना है। तो राजकोषीय नीति क्या है? ये बजट के माध्यम से एक करारोपण की तकनीक है जो मौद्रिक नीति के जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके सहायक के रूप में कार्य करती है। तो आप इसको अपने शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि राजकोषीय नीति केंद्र सरकार की या वित्त मंत्रालय की वह नीति है जिसके अंतर्गत सरकार अपने निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मौद्रिक नीति की सहायता के लिए करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और बजट से संबंधित बातें सम्मिलित करती हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जो सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष जो आम बजट प्रस्तुत किया जाता है वो सरकार की राजकोषीय नीति को दर्शाता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं उनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। पहला उद्देश्य होता है पर्याप्त आय प्राप्त करना, द सफिशिएंट रेवेन्यू। देखिए, जो आपने स्टार्टिंग में देखा है फिस्कल पॉलिसी में, जिसमें लिखा हुआ था करारोपण, कर के द्वारा सरकार आय अर्जित करती है ताकि वो विकास के कार्यों पे खर्च कर सके। तो जो हमारे विकास कार्य हमको करने, उसके लिए हम सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ, ये हमारा फिस्कल पॉलिसी का फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव होता है। सेकेंड होता है तीव्र आर्थिक विकास। जो हमारा देश है वो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ अर्जित करे ताकि जो वर्तमान में जो हालात हैं भुखमरी के, गरीबी के, ये दूर हो सकें, सबका साथ हो, सबका विकास हो, सब लोग आगे बढ़ें। तो ये लक्ष्य हासिल तभी हो पाएंगे जब इकोनॉमिक जो रेट है वो हमारी फास्ट होगी, आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट, साधनों का उचित आवंटन। देखिए, जो हमारा देश है उसमें जो संसाधन हैं वो कुछ संसाधन अच्छी खासी मात्रा में, कुछ लिमिट हैं, कुछ अवेलेबल ही नहीं है। तो जितने भी साधन हैं, चाहे वो लेबर हैं, जो मैन पावर है, चाहे आप यूँ कह सकते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, उनका हमको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, कैपिटल
क्रिएशन हो, कैपिटल क्रिएशन मतलब जो आज हम खर्च कर रहे हैं वो आगे वाली पीढ़ियों के लिए काम आए। एक बार रोड बन जाए, पुल बन जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कार्य हो जाए तो वो सदा के लिए काम आते रहते हैं। उन पे फिर आपको केवल रिपेयर एंड मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ता है। जो महंगाई है उस पर नियंत्रण रहे, क्योंकि देखिए किसी भी देश के आर्थिक विकास का फ़ायदा उसके नागरिकों तक तभी पहुँचेगा जब केंद्रीकरण न हो, विकेंद्रीकरण हो और महंगाई की दर कम हो, कीमत स्थायित्व, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए प्राइस में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उनमें ज़्यादा जिग जिग जैसे सिचुएशन नहीं होना चाहिए, अप डाउन हैं, हाई लोज हैं वो फ्रिक्वेंट नहीं हो, एक प्रोसेस के तहत धीरे धीरे करके ही मूल्य बढ़े। बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखिए भारत जैसे विशाल देश जिसमें अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग बोलियाँ, भाषाएं, अलग अलग प्राकृतिक परिस्थितियाँ और अलग अलग विकास वाले राज्य से मिलकर भारत बना हुआ है। तो सारे राज्यों में विकास हो, किसी भी राज्य को हीन भावना से ग्रसित ना हो। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है जहाँ पे केंद्र की स्कीम्स ज़्यादा चलती हैं, ताकि जिन राज्यों के पास खुद के रिसोर्सेज नहीं हैं उनको केंद्र उनकी पूर्ति कर सके। आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहें। ये जो हम देखते हैं मंदी के दौर आते रहते हैं, रिसेंटली मैंने देखा कोविड का जो इफ़ेक्ट आया तो ये इफ़ेक्ट ज़्यादा ना पड़े, एक स्टेबिलिटी रहे, उसको बढ़ाना भी राजकोषीय नीति का उद्देश्य होता है। निवेश के दर में वृद्धि हो, जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है एफआईज आएँ, जो इंडिया के जो उद्योगपति हैं वो पैसा लगाएं, जो बचत हैं वो निवेश के माध्यम से आएँ। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, एम्प्लॉयमेंट, दी अपॉर्चुनिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो बेरोज़गारी कम होगी, बेरोज़गारी कम होगी तो ये आप जो देखते हैं नैतिक पतन ये भी कम होंगे, आय बढ़ेगी, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। और जो भारत के सामने जो बड़ी सिचुएशन है अभी कि पढ़े लिखे लोग बहुत हैं लेकिन रोज़गार उनको हासिल नहीं हो रहा, तो अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गई तो बहुत सारी जो हमारी कमियां वो दूर होगी, गरीबी भी दूर होगी। राजकोषीय नीति में क्या क्या पार्ट होते हैं, तो राजकोषीय नीति को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है सार्वजनिक आय नीति, जिसके अंतर्गत हम करों का सहायता लेते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, कई प्रकार के सेस, एग्रीकल्चर सेस भी हमने देखा है। कई बार कोरोना जैसी महामारी चलती है तो भी स्पेशल टैक्सेस या सेस लगते हैं। तो जो ये आपकी आय नीति के अंतर्गत हम देखते हैं किस प्रकार से हम कर लगाएं कि जनता पे ज़्यादा भार नहीं पड़े और जो ज़्यादा कर दे सकता है वही कर दे, तो उसमें हम ये पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक व्यय नीति, जो पैसा हमने कर के द्वारा मिला है, कहीं से सहायता से मिला है, उधार हमने लिया है, तो उसका हम उचित पूर्ण से उनको हम निपटारा करें, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे ज़्यादा लगाएं। और सार्वजनिक ऋण नीति, वे अधिक हैं, आय कम है, तो उसके बीच के जो अंतर का पाड़ना, देखिए वे अधिक है, आय कम है, तो आप वे को रोकेंगे तो देश का आर्थिक विकास रुकेगा। तो आप क्या करते हैं, वे तो करते हैं लेकिन उनको वे को लिए जो रकम है वो फिर आप ऋण लेके करते हैं। और बजटीय नीति, जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, किस प्रकार से बजट बनेगा, क्या हमारा मेन इसमें टारगेट रहने वाला है। अब कुछ बजट से संबंधित शब्दावली हैं जो राजकोषीय नीति का हिस्सा है, वो हम देख लेते हैं। पहला है राजस्व घाटा। जब आप राजस्व व्यय में से राजस्व आय, देखिए राजस्व व्यय ज़्यादा है, राजस्व आय कम है, तो इनके जो बीच का अंतर होगा वो आपका राजस्व घाटा दिखाएगा। अगर राजस्व आय ज़्यादा हो और व्यय कम हो तो फिर वो आपका फिस्कल सरप्लस दिखाएगा। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा। देखिए मैंने आपको कहा था कि जो कुल व्यय हैं और उसमें से कुल आय कम पड़ती है, इसलिए हम बाहर से ऋण लेते हैं। अगर आप ऋणों को घटा दें और फिर आप अंतर देखें, कुल व्यय में से कुल आय को आप घटा दें, जिसमें आप कुल व्यय में से या तो आप यूँ करें कि जो राजस्व प्राप्तियाँ, जो ऋणों की वापसी है, अन्य प्राप्ति, इनको आप जोड़ के इनको घटा दें आप कुल व्यय में से, तो राजकोषीय घाटा मिल जाएगा। या जो आपका घाटा आ रहा है उसके अंतर्गत क्योंकि बजट है वो तो बैलेंस होगा, तो आप ये देखिए कि आपको ऋणों के रूप में कितना भुगतान करना पड़ रहा है, तो वो आपके राजकोषीय घाटे को दिखाएगा। अब है प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा क्या होता है। देखिए प्राथमिक घाटा में क्या होता है कि राजकोषीय घाटे में आपको ये देखना है कि वास्तव में जो पुराने आपने ऋण ले रखे हैं उन ऋणों पे ब्याज कितना चुका है, तो ब्याज की कितनी अमाउंट गई है। तो जो ब्याज की अमाउंट गई है
वो तो पहले जो आपने ऋण ले रखा है उसको चुकाने के लिए गई है, तो वो वर्तमान के संदर्भ नहीं है। तो वर्तमान में हमको जो आज की तारीख में जो हम कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, तो उसमें कितना अंतर हुआ उसको शो करने के लिए जो चीज़ होती है वो होती है आपकी प्राइमरी डेफिसिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, हमारा ध्यान रहता है फिजिकल डेफिसिट को हम जीडीपी कितने % रखें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।